गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा चैप्टर है लोकतंत्र में समानता। आज हमने पॉलिटिकल की बुक ली है। इस बुक का पहला चैप्टर है लोकतंत्र में समानता। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक लोकतंत्री देश है। कक्षा 6 की पुस्तक में हमने लोकतंत्री सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में पढ़ा था, जैसे लोगों की भागीदारी, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, समानता और न्याय। समानता लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है और इसकी कार्यप्रणाली के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। इस अध्याय में आप समानता के बारे में और अधिक जानने के लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक क्यों है और भारत में अब समान है या नहीं, हम कांता की कहानी के आधार पर चर्चा करते हैं। अध्याय फर्स्ट है छोटेलाल किसान, मंजीत कौर शिक्षिका, तेजा सिंह व्यापारी, गिरीश राव छात्र, कांता देवी घरेलू कामगार है, सुजाता कुमारी घरेलू कामगार है। चुनाव के दिन कांता और उसकी दो सुजाता वोट डालने की बारी का इंतजार कर रही है। सुजाता और कांता दोनों अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात है ना सुजाता कि हम सब अपने देश के समान नागरिक के रूप में वोट डाल सकते हैं। जैन साहब भी हमारे साथ इसी लाइन में खड़े हैं, मंजीत कौर शिक्षिका भी हमारे साथ इसी लाइन में खड़ी है, छोटेलाल किसान भी इसी लाइन में खड़ा है और व्यापारी तेजा सिंह भी इसी लाइन में खड़ा है। हाँ बिल्कुल, चल कांता अब तेरी बारी आई। मैं तो उसे वोट दूंगी जिसने हमारे मोहल्ले में पानी की पाइपलाइन लाने का वादा किया है। अब्दुल रहमान कारीगर है, शबनम बानो गृहिणी है, ग्रेसी लेलेन परामर्शदाता, हाईजेक लेलेन सरकारी अधिकारी, रुखसाना मिर्जा मीडियाकर्मी, योगराज बेरोजगार, अशोक जैन उद्योगपति। सभी लोग मतदान करने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ देर बाद में कांता, बाद में आना कांता। जी नमस्ते साहब। गुड़िया बुखार में पड़ी है और उसे अस्पताल लेकर जाना है, पर पहले साहब के घर का काम कराऊं और उसे कुछ पैसे उधार लिया घर पर। ले ये पी ले, कुछ अच्छा लगेगा तुझे, और मैं जब शाम को लौटूंगी तो अपन अस्पताल चलेंगे, ठीक है? गुड़िया बार बार बीमार नहीं पड़ेगी तो और क्या होगा, इस बस्ती में तो कभी सफाई नहीं होती। कोनों को अच्छे से साफ करना। कांता ये ले तेरे पैसे, पर पहले से पैसे मांगने की आदत मत बना, समझो? जी मैडम, नहीं बनाऊंगी। शाम को बस ज़रा सी देर और बेटी। जैन मैडम और जैन साहब वोट डालने के लिए लाइन में भले ही खड़े रहे हों, पर अपने बच्चों के इलाज के लिए उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ता। अब तक हमने टॉपिक पढ़ा था समानता, जिसमें हमने देखा है कि वोट डालने में भले ही समानता हो पर लोगों के जीवन में समानता नहीं है। जो शिक्षिका है, बैंककर्मी है या अन्य जो भी रोजगार परक सेवा में लगे हुए हैं, उन लोगों के सामने और उनके बच्चों के सामने कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं होती, जबकि बेरोजगार और कामगार महिलाओं के जीवन में बहुत बड़ी समस्याएं होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मताधिकार की समानता। कहानी का प्रारंभ कांता के वोट देने की लाइन में खड़े होने से होता है। पुनः उन विभिन्न लोगों की ओर देखो जो उसके साथ लाइन में खड़े हैं। कांता अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है और अपने पड़ोसी छोटेलाल को भी। भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वह अमीर हो या गरीब हो। इसे जैसा भी आप पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है
और ये सभी लोकतंत्रों का आवश्यक पहलू भी है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि ये घोषित करता है कि देश का हर वयस्क स्त्री पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों न हो, एक वोट का हकदार है। कांता वोट देने के लिए बहुत उत्सुक है और ये देखकर बहुत खुश है कि वो अन्य सबके बराबर है, क्योंकि उन सबके पास भी एक ही वोट है। भले ही वो गरीब हो, परंतु वो उस लाइन में बराबर है। परंतु जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, कांता के मन में समानता के वास्तविक अर्थ के बारे में शंका होने लगती है। वह क्या बात है जिसने कांता के मन में शंका पैदा कर दी? आओ उसके जीवन के दिनचर्या देखें। वह एक झोपड़पट्टी में रहती है। उसके घर के पीछे एक नाला है। उसकी बेटी बीमार है, परंतु वो अपने काम से एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले सकती, क्योंकि उसे अपने मालिक से बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे उधार लेने हैं। घरेलू काम की नौकरी उसे थका देती है और अंततः उसके दिन की समाप्ति फिर लंबी लाइन में खड़े होकर होती है। सरकारी अस्पताल के सामने लगी ये लाइन उस लाइन से भी भिन्न है जिसमें वह सुबह लगी थी, क्योंकि इस लाइन में खड़े अधिकांश लोग गरीब हैं। आपके विचार में समानता के बारे में शंका करने के लिए कांता के पास क्या पर्याप्त कारण है? उपरोक्त कहानी के आधार पर उसके हिसाब सोचने के 3 कारण बताइए। एक तो गरीबी, दूसरा निश्चित काम न मिलना, और बेटी की बीमारी के लिए उधार पैसा लेना। समाज में और भी कई प्रकार की असमानताएं हैं। कांता उन बहुत से लोगों में से एक है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं और जिन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियाँ समानता से बहुत दूर है। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। इसका हास्य हम निम्नलिखित 2 कहानियों को पढ़कर समझेंगे। ये दोनों ही वास्तविक घटनाओं पर आधारित है और भारत में होने वाली विभिन्न प्रकार की असमानताओं पर प्रकाश डालती है। भारत में सामान्यतया प्रचलित असमानताओं में से एक है जातिगत व्यवस्था। यदि आप ग्रामीण भारत में रहते हैं तो जातिगत पहचान का अनुभव शायद बहुत छोटी आयु में हो जाता है। यदि आप भारत के शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो शायद ये सोचेंगे कि लोग अब जात पात में विश्वास नहीं करते, परंतु जरा एक प्रमुख समाचार पत्र के वैवाहिक विज्ञापन के कॉलम को देखिए तो आप पाएंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीय के दिमाग में भी जाति कितनी महत्वपूर्ण है। हम समाचार पत्र में विवाह का विज्ञापन देखते हैं, साथ में उनकी जाति भी लिखी होती है, पारिवारिक गोत्र भी लिखा होता है। आइए अब एक कहानी स्कूल जाने वाले एक दलित बच्चे के अनुभव के बारे में पढ़ें। दलित के बारे में आप पहले ही पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं। दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ या टूटा हुआ, और इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित ये संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ बहुत भेदभाव होता था और आज भी हो रहा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि 1950 से 2013 एक प्रसिद्ध दलित लेखक है। अपनी आत्मकथा झूठन में वे लिखते हैं कि स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, वह भी ज़मीन पर। अपने बैठने की जगह तक आते आते चटाई छोटी पड़ जाती थी। कभी कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था और जहाँ से बोर्ड पर लिखे अक्षर धुंधले दिखते थे। कभी कभी बिना कारण पिटाई भी कर देते थे। जब वे कक्षा 4 में थे, प्रधानाध्यापक ने ओम प्रकाश से स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा। वे लिखते हैं, लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था। इसे साफ करने से मेरी कमर दर्द करने लगी थी। धूल से चेहरा सिर पर अट गया था। मुंह के भीतर धूल घुस गई थी। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह मुझ पर टिकी थी। पानी पीने तक कोई इजाज़त नहीं थी। पूरा दिन में झाड़ू लगाता रहा। स्कूल के कमरों की खिड़की दरवाज़ों से मास्टरों लड़कों की आंखें छिपकर तमाशा देख रही थी। ओम प्रकाश से अगले 2 दिनों तक स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू
लगवाई जाती रही और ये क्रम तब तक रहा, ये क्रम तभी रुका जब उधर से गुजरते हुए उसके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा। उन्होंने शिक्षकों को साहसपूर्वक सामना किया और ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर जाते हुए ऊंचे स्वर में सबको सुनाते हुए कहा, मास्टर हो इसलिए जा रहा हूँ, पर इतना याद रखिए मास्टर यूँ यहीं पढ़ेगा इसी मदरसे में, और यूँ ही नहीं इसके बाद और भी आवेंगे पढ़ने को। दूसरी कहानी एक ऐसी घटना बाधा रही।